नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की हमारी क्लास जो है सीडी एंड पैडा की है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 121 से 135 तक डिस्कस करेंगे। ये हमारी 9th क्लास है। इससे पहले 8 क्लासें हो चुकी हैं। और देखिए, अगर आप मेरा जो तरीका है, जो मैंने जिसमें लिखा है, बिल्कुल नया और आसान तरीका, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरी क्लासेस को सीरियल वाइज दें, क्योंकि ये प्रॉपर क्लास हैं, ये प्रैक्टिस सेट नहीं है। क्योंकि मेरा जो तरीका है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव का। ये एक ऐसा तरीका है जो आपको सीडी और पैडा में इतना पक्का कर देगा कि 90 में से आपके 85 तो आने, इससे कम तो आएंगे नहीं। इसके बाद बचे 5 नंबर, वो कहीं से भी ले आना। तो चलिए, उसी नेगेटिव और पॉजिटिव से आज हम देखते हैं कितनी जल्दी हमारे सवाल जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 121, ये उन बच्चों के लिए है 121 जिनके पास पीडीएफ है। वो अपनी पीडीएफ निकाल लो और जैसे जैसे मैं चीज़ों को बताता हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए। जो वर्बली चीज़ें मैं बताता हूँ उनको लिखते जाना, वो आपके नोट्स होंगे सीटेट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 121 क्वेश्चन, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि। तो भाई क्या करेगा, ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इसका मतलब कि हर बच्चा इंडिविजुअली डिफरेंट होता है एक दूसरे से। सब में अपनी अपनी खूबी होती है, अपनी अपनी कमी होती है। तो इससे निपटने के लिए टीचर को क्या करनी है, पॉजिटिव चीज़ करनी चाहिए। तो पॉजिटिव देखेंगे। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करना। ये जो 3 मैंने ये अंडरलाइन किए हैं, ये तीनों के जो तीनों वर्ड हैं ये नेगेटिव। इनको आप अलग से लिख लो, क्योंकि ये कुछ 200-250 वर्ड हैं, ये आपको अलग से लिखने पड़ेंगे और थोड़ा सा इनको देखना भी पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा। और वैसे तो आप अगर आपके पास अगर पीडीएफ होगी तो आप क्या, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लगभग अगर मैं सीडी की बात करूं तो 1500 क्वेश्चन है। 1500 क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएंगे। अंक अलग नामित करना, ये जो वर्ड्स हैं ये नेगेटिव वर्ड है। अंक क्यों नेगेटिव है? अंक इसलिए नेगेटिव है कि भाई बच्चे को आप अंक की लाइन में मत लगाओ, उसको कुछ क्रिएटिव चीज़ करने दो, उसको कुछ रचनात्मक करने दो, कुछ करके सीखने दो। अंकों के आधार पर उनको अलग मत करो। किसी भी ध्यान रखो कि आपको बच्चों को अलग अलग नहीं करना है। नामित करना यानी कि आप टैगिंग कर रहे हो बच्चे की अंक के आधार पे कि ये 50% वाला, ये 60% वाला, ये 90% वाला, ये 20% वाला। तो ये आपको नहीं करना है, ये नेगेटिव चीज़ है। पूछ क्या रहा है, पॉजिटिव, तो उसको तो छोड़ दो। दूसरा देखेंगे, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। देखो, आपको बच्चे को महत्व देना है। कैसे महत्व दोगे? सबसे पहले तो आप बच्चे की इज्जत करो, बच्चे की भाषा की इज्जत करो, बच्चा जो अनुभव लेके आया उसकी इज्जत करो, उसके जो यार दोस्तों की बातें हैं उसकी इज्जत करो। आपको क्या करना है, आपको बच्चे से बातचीत करनी है। जब आप बच्चे से बातचीत करोगे और उसके दृष्टिकोण को समझोगे तो वो बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल फील करने लगेगा। और सीटेट में जो सिलेबस है वो यही बताता है, सारा का सारा जो सीटेट का सिलेबस है वो बच्चे के आसपास घूमता है। इसलिए आपको बच्चे को कंफर्टेबल फील कराना है। तो भाई ये चीज़ पॉजिटिव है। थर्ड देखेंगे, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करना। नियम कहीं पे भी आए नेगेटिव, क्योंकि हमारा बच्चा छोटा है, 5 से 10-12 साल तक का बच्चा है, तो उसको नियम ना तो पसंद है ना वो नियम में रहना चाहता है, इसलिए बच्चे के लिए ये नियम नेगेटिव। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके, मानक कहीं भी आए नेगेटिव कर देना। अच्छा, मानक क्यों नेगेटिव है? मानक इसलिए नेगेटिव है कि जब कोई कोई चीज़ आपने स्टैंडर्डाइज्ड कर दी मानक कि भाई ऐसे ही होगा, तो फिर क्या हुआ, आप बाउंड हो गए। जबकि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं उनमें सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, तो आप मानक तरीके उन पर कैसे लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो भाई ये जो है नेगेटिव हो गया। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव से कितनी आसानी से आंसर मिलेगा, वो तो मैं आपको समझा रहा था। अदरवाइज आप क्या करते, अंक नेगेटिव, बातचीत करना पॉजिटिव, बच्चों को महत्व देना पॉजिटिव, नियम नेगेटिव, समान और मानक तरीके ये नेगेटिव, पूछ पॉजिटिव रहा था तो पॉजिटिव आंसर कर दो। बहुत आसान होता है नेगेटिव पॉजिटिव से। बस आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लो। और ध्यान से समझने का यही तरीका है कि आप जो भी क्लास देख रहे हैं मेरी, चाहे हिंदी की देख रहे हैं, ईवीएस की देख रहे हैं, या कोई XYZ जो भी देख रहे हैं, उसको सीरियल में देखो। तो सीरियल में ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी और उसको लिखते भी जाओ, जो चीज़ मैं वर्बली बताता हूँ। 122 देखेंगे, इससे आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। अब कब होगा उद्देश्यपूर्ण? जब कोई पॉजिटिव चीज़ होगी, तो इनके हम पॉजिटिव वर्ड्स देखेंगे। फोर्थ से देखेंगे, इससे विद्यार्थियों में भय तनाव का संचार होता है। कहीं पे भी आए भय या तनाव, ये वर्ड नेगेटिव होते हैं। अगर वो पॉजिटिव पूछ रहा है तो ये आंसर नहीं हो सकते, नेगेटिव हो गया ये। क्यों नेगेटिव है? कि ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं करनी है जो जिसमें बच्चा अनकंफर्टेबल फील करे, ये ध्यान रखना है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों
में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तुलना करना कहीं पे भी आए, नेगेटिव करना। आपको बच्चे की बच्चे के साथ तुलना नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है भाई? सारे बच्चे एक जैसे थोड़ी होते हैं, सब बच्चे अलग अलग होते हैं, सबके पास अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, सबके जो तरीके सीखने के वो अलग अलग हैं। तो आप एक दूसरे की बच्चों के साथ तुलना ना करें, ये नेगेटिव होता है। इससे क्या होता है कि बच्चा कई बार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए तुलना करना नेगेटिव। भय संचार नेगेटिव। यह केवल एक वर्ष के अंत में हो। केवल, केवल कहीं भी आ जाए, केवल, सिर्फ, ही, एकमात्र, मात्र, इसको आप नेगेटिव करोगे, कभी भी आंसर नहीं होगा अगर पॉजिटिव पूछा है। क्यों है ये नेगेटिव? ये इसलिए नेगेटिव है कि जब केवल की बात होती है तो आप बाउंड हो जाते हो कि एक ही चीज़ करना है, एक ही चीज़ पे आप खड़े रह जाते हो। जबकि हमारी जो क्लास है, जो प्राइमरी क्लास है, अपर प्राइमरी क्लास है, उसमें बच्चा अलग अलग तरीक़ों से सीखना चाहता है, उसको अलग अलग तरीक़ों से आपको सिखाना पड़ेगा, इसलिए केवल आपको बाउंड कर देता है। ये देखेंगे, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। प्रतिपुष्टि या फीडबैक जो है ये पॉजिटिव वर्ड है, इसको देख लो। अब देखो इसमें क्या होगा, आकलन उद्देश्यपूर्ण कब होता है? जब बच्चा और टीचर दोनों का फीडबैक प्राप्त हो जाए। दोनों को फीडबैक प्राप्त भी, टीचर ने कितना अच्छा सिखाया, बच्चे ने कितना अच्छा सीखा, तो ये जो आकलन है ये उद्देश्यपूर्ण होगा। सीधा आंसर आप कर देंगे। और देखो नेगेटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर। चलिए दोनों चीज़ें मैं साथ साथ बताता जाता हूँ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? इसको देखो भाई, लिख लो। शिक्षक को उन्होंने कहा सुगमकर्ता, नंबर 1 सुगमकर्ता, नंबर 2 सुविधादाता, जो कि यहाँ आंसर दे रखा है, इसको आंसर कर लेना। नंबर 3 सहायक, और चौथा है, इंग्लिश में ये वर्ड है फैसिलिटेटर, यानी कि फैसिलिटी उपलब्ध करवाने वाला। तो हिंदी में तो 3 शब्द हैं, सुविधादाता, सुगमकर्ता, सहायक, और इंग्लिश का एक ही वर्ड है फैसिलिटेटर। तो अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाए तो आप इंग्लिश वाले पोर्शन में देख लेना। इसके 3 ही क्या कहते हैं, 3 तरह से ही टीचर को नाम दिया गया है, सुविधादाता, सुगमकर्ता, सहायक। तो इनमें से कोई सा भेजा आप उसको आंसर कर देना, सीधा सीधा आंसर। इसमें कुछ नेगेटिव नहीं, कुछ पॉजिटिव नहीं। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थी के अधिगम को क्या करेंगी? देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लो कि भाई एक टीचर है क्लास के अंदर, वो अपने बच्चों से कुछ अपेक्षा करती है कि भाई मेरा बच्चा ऐसा करे। यानी कि मेरा बच्चा, अगर मैंने बच्चों को कोई काम दिया है कि भाई तुझे क्ले से जो है मगरमच्छ बनाना है, या क्ले से तुझे क्या कहते हैं कबूतर बनाना है, ये ऐसा काम दो बच्चों को कि बच्चा खुद करे, अपने हाथ से करे, और उससे वो कहे कि देख मुझे पता है कि भाई तेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छा बना देगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे का जो अधिगम है कुछ प्रभाव, इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? तो देखो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। अगर हमसे कोई उम्मीद रखता है तो हम थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो इस एक बार देख लेते हैं ऑप्शन। पॉजिटिव ही आना चाहिए, इसका पॉजिटिव चीज़ होगी, जो भी होगी पॉजिटिव होगी। का एकमात्र निर्धारक हो, अधिगम का एकमात्र, कहीं पे भी आए एकमात्र, सिर्फ, ही, केवल, मात्र, क्या होगा? नेगेटिव होगा। दूसरा, के साथ संबंधित नहीं माना जाना चाहिए। देखो क्लास के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है वो टीचिंग से रिलेटेड होती है। अगर कोई भी ऐसा ऑप्शन आ जाए जो ये कह दे कि नहीं जी ऐसा नहीं होना, ये तो बेकार की चीज़ है, तो वो नेगेटिव होगी। पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ते, मैंने वही बात कही कि भाई क्लास के अंदर अगर जो टीचिंग लर्निंग की जो रणनीति चल रही है, वहाँ पे प्रक्रिया चल रही है, उसमें टीचर का बच्चे पे और बच्चे का टीचर पे प्रभाव जरूर पड़ता है। ऐसा नहीं है कोई प्रभाव नहीं होगा, महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। कैसे महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ेगी? का टीचर ने कहा बेटा मुझे उम्मीद है आप अच्छा करोगे, तो बच्चा भी कोशिश करता है कि वो अच्छा करे। अगला देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं? कुछ क्यों होते हैं? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। आंसर करेंगे, क्योंकि सीटेट में तो जो बाल मनोविज्ञान है उसका तो मतलब ही है बाल मनोविज्ञान, तो बालक को ही तो विशिष्ट करोगे आप। लो फिर वही क्वेश्चन आ गया, बाल मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? सीधा सीधा आंसर बालक। बालक के पीछे ही हमें घूमना है, बालक के पीछे घूमोगे आप तभी सीटेट क्लियर होगा। जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर करना है वो बच्चे की सोच से करो कि बच्चा कहाँ अच्छा फील करेगा, कहाँ कंफर्टेबल फील करेगा, कहाँ ज़्यादा सीखेगा, तो आप आंसर सही करोगे। और इसमें आपकी मदद कौन करेगा? नेगेटिव और पॉजिटिव। बहुत ही बेस्ट तरीका है ये। मान के आप चलो कि मेरा कई सालों का अनुभव है, कई सालों से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये बहुत बेस्ट टेक्निक है
और आपको ये बहुत काम करेगी। सी टेट में 90 मार्क्स जो हैं वो उसमें से 85 आपके पक्का आएंगे। और एक चीज़ और याद रखना कि ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ये सिर्फ सी टेट के पेपर 1 और 2 दोनों में ही काम करेगा इस 90 नंबर के पोर्शन में। इसके अलावा और किसी भी टेट में काम नहीं करेगा, वहाँ पर जाके नेगेटिव पॉजिटिव नहीं ढूंढना। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? देखो ये सीधी सीधी थ्योरी, इसको उसी तरह से पढ़ेंगे। अच्छा, पियाजे ने बताया कि भी जो वस्तु स्थायित्व, अच्छा पहले तो ये समझ लो वस्तु स्थायित्व होता क्या है। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है, आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है और किसी चीज़ को आप ये मान लो कि जैसे साल भर का बच्चा है या उससे छोटा बच्चा है, तो उसके सामने जो भी चीज़ आती है वो उसको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसको मुंह में डालता है। अब मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो गंदी है और बच्चा बार बार पकड़ के उसको क्या कहते हैं मुंह में डालने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करते हो, आप वो चीज़ को हटा देते हो, बच्चे के सामने से बोल देते हो, अपने पीछे छुपा लेते हो और हटाकर बोलते हो कि अरे वो तो बिल्ली ले गई, बिल्ली ले गई। तो बच्चे को लगता है कि बिल्ली ले गई। बट पियाजे ये कह रहा है कि वो कौन सी अवस्था होती है जब बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप ये कहोगे कि भाई ये तो सामान बिल्ली ले गया, तो बच्चे को पता है आपने पीछे छुपा रखा है, तो वो घूम के आपकी पीठ की तरफ देखना शुरू कर देगा कि नहीं ये चीज़ यहाँ है। जब बच्चा ऐसा करने लगता है तो उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। इसका मतलब है कि वस्तु तो मेरी आंखों से तो हटा दी गई है, यानी कि बच्चे के आंखों के सामने से तो वस्तु को हटा दिया गया है, लेकिन जो वस्तु है उसका जो वो वस्तु अभी भी है। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गई, उसका अस्तित्व अभी है। तो वही होता है वस्तु स्थायित्व का गुण, यानी कि वस्तु का अस्तित्व है। ये बात बच्चा जान जाता है कि वस्तु उसके आंखों के सामने है या नहीं है, पर वस्तु का अस्तित्व है। तो ये वाला गुण बच्चे में कब आता है? देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये इसमें आता है पूर्व संक्रियात्मक चरण में, लेकिन ये गलत है। ये आता है आपका पहली अवस्था में। पहली अवस्था में भी कब आता है? देखो जो पहली अवस्था होती है पियाजे के हिसाब से वो 0 से 2 साल होती है, और जब बच्चा 18 महीने का हो जाता है तब उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। यहाँ बच्चा ये सोचता है कि वस्तु तो मेरी आंखों से हटा दी गई है, लेकिन वो वस्तु कहीं ना कहीं छुपी हुई है, इसीलिए वो पीछे झांकने लगेगा, बेड के नीचे झांकने लगेगा। अच्छा इधर तो नहीं डाल दी, बेड के पीछे तो नहीं डाल दी, तकिए के नीचे तो नहीं छुपा दी। तो ये जो गुण होता है बच्चे में 1.5 साल की अवस्था में आ जाता है, और इसके बाद उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, जो कि पहला चरण है, संवेगी प्रेरक चरण, यानी कि पहली अवस्था है 0 से 2 साल। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका भी मैंने बताया था। सुगमकर्ता, सहायक, सुविधादाता या फैसिलिटेटर, सीधी सीधी इसकी कहानी है, इसमें कुछ खास नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म का मतलब आप देखो, चढ़ना, चढ़ने में हम क्या यूज करेंगे? पैर। दौड़ना, पैर पूरा शरीर। फुदकना, इसमें भी पैर। लिखना, लिखने में सिर्फ 2 उंगलियों का प्रयोग होगा, तो ये सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है, इसी को आंसर कर दो। एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। उपागम किस पर आधारित है, किसके सिद्धांत पे? तो देखते हैं, सीखने की तत्परता। देखो अब वो सहयोग की बात कर रहा है, चर्चाओं की बात कर रहा है, समूह चर्चाओं की बात कर रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ लोग शामिल हैं और वो लोग समूह बनाते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो ये क्या है? देखिए, सीखने की तत्परता, ये तो नियम है, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और देखो भाई, अगर आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कौन सा नियम किसने दिया, पियाजे ने क्या नियम दिया, पावलोव ने क्या दिया, थॉर्नडाइक ने क्या दिया, स्किनर ने क्या दिया, तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है गौतम्स ट्रिक, उसमें आप चले जाना। आप ये मान लेना कि सीटेट का आधे से ज़्यादा आपकी जो थ्योरी है वो कवर हो जाएगी। 4-5 उसमें ट्रिक हैं, 4-5 ट्रिक में आपको सारे बुद्धि के सिद्धांत याद हो जाएंगे, किसने कौन सा सिद्धांत दिया, सारे जो आपके प्रयोग किसने किस पे प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने क्या प्रयोग किया, ये सब चीज़ आपको याद हो जाएंगी। मनोवैज्ञानिक कौन सा मनोवैज्ञानिक कहाँ का था, डिस्ग्राफिया क्या था, कैलकुलिया का, सब कुछ उस पर पड़ा हुआ, आप जाके एक बार देखो, बहुत बेहतरीन ट्रिक्स हैं वहाँ पे, तो ये आप वहाँ सीख लेना। चलिए यहाँ देखते हैं, समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम के लिए क्या, तो हम पॉजिटिव देखेंगे, हमें पॉजिटिव चीज़ चाहिए। सीखने की तत्परता, ये तो नियम है, इसमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। दूसरा देखो, सक्रिय, सक्रिय पॉजिटिव वर्ड है। अनुदेश, यानी कि अनुदेश देना, आदेश देना, आदेश देना नेगेटिव होता है। अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, देखो उदाहरण प्रस्तुत करना भी पॉजिटिव होता है। तो अब ये तो नेगेटिव हो गया, ये तो एक नियम है, इसको तो छोड़ दो। अब आंसर 2 है, या तो बी या डी। तो जब आप ऐसे फंस जाओ 2 में कि भाई आंसर कौन सा होना चाहिए, तो आप ये देखना कि बच्चा कहाँ ज़्यादा सीखेगा, ज़्यादा विस्तार कहाँ पे है, या मेरा बताया हुआ पॉजिटिव
वर्ड कहाँ पे है, अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो, नेगेटिव पूछ रहा है तो ये देखना नेगेटिव वर्ड कहाँ पे है, और दूसरी चीज़ बच्चा कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, ये सब चीज़ें आप देखेंगे। तो देखो बी ऑप्शन देखो सक्रिय, अब बच्चा जब यहाँ सक्रिय हो गया तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। यहाँ हम क्या है, यहाँ टीचर अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, बच्चा सुन रहा है, तो बच्चा यहाँ कुछ हद तक इनएक्टिव है, जबकि यहाँ सक्रिय है, उसकी सक्रिय भागीदारी हो रही है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ बच्चा ज़्यादा सीखेगा, उसको यहाँ ज़्यादा मजा आएगा, इसलिए ये आंसर होगा। आंसर हमेशा सीटेट में वही होता है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सीख रहा होता है, सबसे ज़्यादा विस्तार होता है, बच्चे का सबसे ज़्यादा भला होता है। आपको पूरे सीटेट में जो सीडी और पैडा है, दोनों ही पेपर में, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, बच्चे के हिसाब से करनी है, और मैं आपको वही सिखाता हूँ, और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से गए तो 85 नंबर तो आपको सीडी पैडा मिल जाएंगे। इसके बाद 60 नंबर बचेंगे, उसमें से 30 ले आना, 110 से ऊपर जाओगे। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष, शारीरिक आयु यानी कि जो वास्तविक आयु वो 10 वर्ष है, उसका IQ क्या होगा? तो देखो इसका फार्मूला होता है IQ का, IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100। तो MA का मतलब है मानसिक आयु यानी कि 12, CA क्रॉनिकल एज शारीरिक आयु 10 मल्टीप्लाई 100, इससे ये 0 से 0 कट गया, 120 आंसर आ गया। और देखो अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं होता तो मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर MA ऊपर आता है कि नीचे आता है, या CA ऊपर आता है क्या आता है, इस तरह से कन्फ्यूज होते हैं। तो बहुत बेहतरीन ट्रिक ये है कि देख लो MA इसका मतलब होता है माँ, और माँ संसार में सबसे ऊपर है, तो माँ ही पहले आएगी, ऊपर आएगी, और CA नीचे आएगा। कुछ चीज़ें ऐसे भी याद कर लिया करो। ले वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? देखो ले वाइगोस्की का जब भी नाम आए तो आप मानो कि इन्होंने क्या दिया, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। तो आप देख लो, आप अनुकूलन की बात नहीं की, पुरस्कार और दंड कहीं पे भी आए नेगेटिव करना, सामाजिक पारस्परिक क्रिया ये दिया आपने, ये दिया था आपको ले वाइगोस्की ने, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध ये स्किनर वगैरह ने दिया। तो सीधा सीधा आंसर है इसका, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ले वाइगोस्की का नाम आए तो इसके साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे पारस्परिक क्रिया, अंतःक्रिया, अन्योन क्रिया, MKO, ZPD, स्कैप फोल्डिंग, सहारा देना, पाड़ मचान, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ले वाइगोस्की के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एक शिक्षक शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे? कोई पॉजिटिव चीज़ करेगा तभी विकसित करेगा। जी चलिए देखते हैं। पहला, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, अनुशासन कहीं भी आए नेगेटिव कर देना। जो बच्चा आपके पास है वो अनुशासन में रहना पसंद नहीं करता है, इसलिए अनुशासन नेगेटिव है। दूसरा देखेंगे, आदर्श रूप से बर्ताव करके, यानी कि उसमें सामाजिक मूल्य डालना चाहता है, मोरल वैल्यूज डालना चाहता है, सोसाइटी के अंदर जो वैल्यूज होती हैं। तो वो बच्चा कब अच्छे से सीखेगा? जब टीचर खुद भी ऐसा करे, यानी कि आदर्श रूप में बर्ताव करके, तो ये ठीक हो सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, महान व्यक्ति, महान पुस्तक, महान कहानी, ये अगर कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव होगा। देखो महान व्यक्तियों से, महान किताबों से, महान कहानियों से बच्चे को कोई लेना देना नहीं है। बच्चे का संसार तो कहाँ है, उसकी क्लास में है, उसके स्कूल में और उसके घर में है। तो आप बस वहीं तक सीमित रहो, ज़्यादा आप बाहर मत जाओ। बच्चे के आसपास घूमोगे तो सही आंसर मिल जाएगा। डी, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। देखिए कहानी सुनना और कविता सुनना बच्चे को अच्छा लगता है, लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ कहानी आए या सिर्फ कविता आए तो वो नेगेटिव होता है। अब देखिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आंसर क्या बचा? ये आदर्श रूप में बर्ताव। अब आदर्श रूप में बर्ताव यानी कि अगर आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि बेटा टाइम पे आओ, तो आप भी टाइम पे आइए। बेटा झूठ मत बोलो, तो आप भी झूठ मत बोलो। हैं बेटा दूसरों की सहायता करो, तो आप भी सहायता करो। ये आदर्श रूप में आप बर्ताव करोगे, बिहेव करोगे, तो बच्चे के अंदर सामाजिक मूल्य विकसित होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास और अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? यानी कि पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा है वो। चलिए पॉजिटिव चीज़ देखते हैं। यहाँ से देखते हैं फोर्थ से, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। देखो जहाँ दो चीज़ों की कंपैरिजन हो उसको सेंटेंस को छोड़ देना, कंपैरिजन वाला सेंटेंस छोड़ देना। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, यानी कि जो लर्निंग होती है उसमें विकास का कोई लेना देना नहीं, ये गलत है। देखो ब्याजी ने तो विकास की अवस्थाएं दी कि ऐसे ऐसे बच्चे का विकास होगा और उसी हिसाब से वो अधिगम करेगा, तो ये बात तो गलत कह रहा है। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे लर्निंग होगी, तो फिर सही क्या है? विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित, कहीं पे भी आ जाए पॉजिटिव कर देना। अंतः निर्भर कहीं पे भी आए पॉजिटिव कर देना। इंटीग्रेटेड जिसको बोलते हैं, अंतः संबंधित, अन्योन क्रिया, सक्रिय क्रिया, ये पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव ही पूछ रहा था, आंसर कर दो।
देखो भाई, नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपको तुरंत आंसर के पास ले जाएंगे और कहेंगे भाई इसको गोला कर दो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप मेरे 7-8 वीडियो देख लो और इसके बाद सीटेट का कोई सा भी पेपर उठा लेना और उसका सीडी और पैडा का पोर्शन करना। अगर ना हो तो मेरा चैनल छोड़ के चले जाना, और अगर हो तो अच्छी तरह से तैयारी करो। मेरे चैनल पे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 110 प्लस लेके आओगे। 100 तो लाओगे ही लाओगे, 100 में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब 85-80 यहीं आ जाएंगे तो बाकी 60 में से 30 तो आने ही आने हैं, तो 110 तो हो ही जाएंगे, नहीं 100 तो होना ही होना है हर हाल में। मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ इंस्टीट्यूट पे, कोई बच्चा होगा जो क्लियर नहीं होता, कभी एक आध रह जाए, कोई बिरला ही हो जो आता नहीं है, छुट्टियाँ ज़्यादा करता है वो, अदरवाइज 100% रिजल्ट जाता है और मैक्सिमम बच्चे 100 से ऊपर लेके आते हैं। चलिए 135 क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? तो भाई अच्छा काम करवाए टीचर, ये ज़्यादा अच्छा है, पॉजिटिव चीज़ ढूंढेंगे। शिक्षार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, गृह कार्य, दत्त कार्य, कहीं पे भी आए नेगेटिव कर देना। नेगेटिव होता है। गृह कार्य में क्या होता है कि बच्चा सीखता तो है। अच्छा, सीटेट में क्या है, सीटेट में वैसे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, बस ये वेटेज होता है। जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शनों का वेटेज है। कोई किसी ऑप्शन से बच्चा 10% सीख रहा है, किसी से 20, किसी से 50, किसी से 70, किसी से 80, किसी से 90, किसी से 100, ऐसे है। आपको क्या करना है, जिससे बच्चा सबसे ज़्यादा सीखे आपको वो ऑप्शन देना, बेस्ट ऑप्शन देना। अदरवाइज सीटेट में तो ऐसा लगता है चारों के चारों आंसर हैं। तो जो बेस्ट ऑप्शन का निकालने का तरीका वो नेगेटिव पॉजिटिव है, जो मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ उससे मैंने ये तरीका निकाला है, और ये आपको क्या करेगा, बेस्ट ऑप्शन की तरफ ले जाएगा। देखिए गृह कार्य नेगेटिव कर दो, दूसरा छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। तीसरा देखो, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन नेगेटिव। प्रश्न पत्र प्रश्नोत्तर कहीं भी आए नेगेटिव कर देना। देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो फिर आप पॉजिटिव क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, पॉजिटिव है भाई। जो आपकी टीचिंग लर्निंग है उसको आप थोड़ा आनंददायक बना के रखो, उसमें कुछ क्रिएटिव चीज़ें कराओ जिससे कि बच्चे का मन लगा रहे, कुछ थोड़ा सा रचनात्मक होना चाहिए, और कुछ आनंद भी आना चाहिए, मज़ा भी आना चाहिए, तो बच्चे का मन लगा रहेगा। बच्चे का मन लगाना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा आपका छोटा है। अगर आप उसको बहुत टिपिकल चीज़ें करवाओगे, नियम कानून सिखाओगे, तो बच्चा बोर हो जाएगा, पढ़ाई से उसका मन हट जाएगा। इसलिए उन जो आपकी शिक्षण की जो तकनीक है, जो टीचिंग जो आपके मेथड्स हैं, वो कैसे होने चाहिए, इन्जॉयबल होने चाहिए, बच्चा इन्जॉय करे, उसको इन्जॉय करने में सीख जाए, तो इस आंसर करेंगे। सारा जो हमारा सिलेबस है भाई बच्चे के आसपास घूमता है, तो बच्चे के हिसाब से करेंगे। तो मित्रों, ये आज की हमारी क्लास थी। 15 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करें। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। और देखिए भाई, आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, किसी तरह के नोट्स चाहिए, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। PDF आप मुझसे ले सकते हैं। PDF से फ़ायदा ये होगा कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ PDF में सेम क्वेश्चन नंबर है आपके सामने रखा हुआ। जो चीज़ें मैं उसमें बताता हूँ, कुछ वर्बली बताता हूँ, आप उसको उस पर लिख लेंगे तो वो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। और सीटेट में उतने ही नोट्स काफ़ी हैं। देखो सीटेट कोई बहुत हुआ पेपर नहीं है, सीटेट सबसे आसान है। लेकिन कब आसान है, तब आसान है जब आप गौतम सीटेट क्लासेस से पढ़ाई करेंगे। अदरवाइज तो आप इंस्टीट्यूट में चले जाओ, वो दे थ्योरी इतनी थ्योरी पढ़ा देते हैं कि वहाँ पे जाके कुछ समझ में ही नहीं आता, और पता चलता है 30 लाख लोगों ने पेपर दिया और 1 लाख पास हुए। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास अगर 50 बच्चे आ जाएँ तो 50 के 50 पास हैं, 100 आ जाएँ तो 100 के 100 पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब पास होते हैं, क्योंकि बहुत आसान है। मैं तरीका ही कुछ ऐसा बताता हूँ। चलिए मित्रों, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, ये सब चीज़ें करते रहिए। अच्छा लगता है मुझको ये, अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं। और बाकी आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे, कल मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षक।